आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। लगातार अभ्यर्थी ज्वाइन करते जा रहे हैं, हम बस 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं। लगभग लोग आ ही चुके हैं। आदित्य जी, आप तक आवाज़ जा पा रही है? एक बार आप बता दें कि वॉइस क्वालिटी पहुंच रही है कि नहीं। आज हम पुनः स्टैटिक खंड में लौट आए हैं। जैसे हम पिछले 3-4 कक्षाओं से बिहार और केंद्र के बजट को देख रहे थे, और अभी बीपीएससी का परिणाम भी आया है, और आपने देखा होगा कि कि इस बार भी जिन लोगों का सिलेक्शन पीटी में हुआ है, उसमें जिन्होंने पिछले 1 साल के करंट पर काफ़ी काम किया था, अंतिम रूप से पीटी में सिलेक्शन उनका हुआ है। अभी मेंस शेष है, साक्षात्कार शेष है। और इस कड़ी में आपने देखा होगा कि मैंने हाल ही में कक्षा के ग्रुप में कुछ क्वेश्चन आंसर भेजे थे, प्रश्नोत्तर भेजे थे, जिसका संबंध मेंस से है। और उसे भेजने का प्रयोजन यह है कि आप अभी से मेंस के पैटर्न को देख सकें, अवगत हो सकें, ताकि जब आप पीटी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और आप पीटी कंप्लीट करेंगे, तो उसके पश्चात जो मेंस और पीटी के बीच का जो लगभग 3-4 माह का समय होता है, उसमें आप विचलित नहीं होंगे। आप पैटर्न से पहले से फ्रेंडली रहेंगे, एमिकेबिलिटी रहेगी, और उस समय आप धैर्य नहीं खोएंगे। एक बार मैं उस पर आप सभी से राय ले लेता हूँ, फिर मैं कक्षा को आगे बढ़ाऊंगा। आपने देखा होगा कि अभी मैंने एक प्रश्न का संकलन आपको दिया था, और एक प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया था, और साथ ही मैंने कहा था कि आप में से सभी अभ्यर्थी समय निकाल कर फिलहाल उस प्रश्न के उत्तर को तैयार करेंगे। कम से कम 250 शब्दों में जरूर तैयार करें, और एक बेहतर उत्तर तैयार करें। आप किसी भी स्रोत से देखकर तैयार कर सकते हैं। आप में से कितने अभ्यर्थियों ने उस दिशा में प्रयास आरंभ कर दिया है? वो एक बार हाथ खड़े करें, हैंड रेज करें। वेरी गुड। निरंजन जी ने हाथ खड़ा किया, छोटू जी ने हाथ खड़ा किया है। ठीक है। शेष अभ्यर्थी भी अपने जीवन के दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लें। देखिए, यदि एक चीज़ तो मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप लेखन क्षमता सुधार लेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस को अभी से जारी रखेंगे, तो मान के चलिए कि जब तक आपकी पीटी की तैयारी होगी, आप में से हर एक अभ्यर्थी मेंस लिखने के लायक हो पाएंगे, काबिल हो पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जिन अभ्यर्थियों की वनडे की तैयारी बहुत अच्छी होती है, वह मेंस में जाकर लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि मेंस का पैटर्न क्या है। और जब वो सोचते हैं कि अब हम तैयारी करें, उस 2-4 माह में तो तैयारी नहीं हो पाती है। और उस समय क्या होता है, उनकी जो 1 साल की वनडे की तैयारी थी, वह सब तैयारी बेकार हो जाती है। तो दोनों अर्थों में पीटी बहुत सेंसिटिव स्टेज है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि यदि यहाँ कोई बाहर हो जाते हैं, तो कितनी भी क्षमता हो, कितनी भी प्रतिभा और तैयारी हो, मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिलता है। और यदि यहाँ कंप्लीट कर जाते हैं और मेंस के बारे में अनभिज्ञ हैं, मेंस के विषय में अनभिज्ञ हैं, तो वहाँ पर आपकी स्थिति फिर वही हो जाती है। तो दोनों को संतुलन में लेकर चलना है, एक बैलेंस बनाकर चलना है। अभी पूरा फोकस पीटी पर रखिए, जो 71st की पीटी होने वाली है, लेकिन कुछ समय निकालकर आप मेंस को भी दीजिए। और अंततः वही कि जिन्हें लिखने आता है वही अधिकारी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेंस के नंबर और साक्षात्कार के नंबर जो 1020 अंक हैं, वही आपका भाग्य तय कर देते हैं। और एसएससी सीजीएल से भी आसान है बिहार पीसीएस निकालना। यदि 1 साल ढंग से कोई लग जाए, सब कुछ छोड़ दे, और 1 सवा साल मेहनत कर लें, तो मैं समझता हूँ कि 90-95% संभावना रिजल्ट आने की होती है। 5% ईश्वर के हाथ में है। बहुत सारी परिस्थितियां हैं, कभी बीमार पड़ गए, कभी साक्षात्कार देने गए और बीमार पड़ गए, तो परफॉर्मेंस नहीं हो सका। लेकिन यदि इन सब अपवादों को दरकिनार कर दिया जाए, तो 1 सवा साल की रेगुलर तैयारी में बिहार में गजेटेड ऑफिसर बनना बहुत भारी नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे। और आप देखते ही हैं कि किस तरह के तथ्य पूछे जाते हैं। जो भी मैंने आप सभी को पढ़ाया है, वह तथ्य बिल्कुल ही नया नहीं है। जिन्होंने पहले कहीं तैयारी लिया है या कर रखा है, अथवा जो अभ्यर्थी वनडे में ही तैयारी कर रखे हैं पहले से, उनके लिए बिल्कुल भी भारी नहीं है।
बस कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस की ज़रूरत है। यदि निरंतरता रह गई और धैर्य बनाए हुए रह गए तो अधिकारी बन ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ऐसे कई अभ्यर्थियों को जानता हूँ जो अपने समय के सेकंड डिवीजन स्टूडेंट थे, उन्हें किसी कक्षा में फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है, लेकिन वो आज बिहार में बीपीएससी कंप्लीट करके गजेटेड ऑफिसर के रूप में राज्य की सेवा कर रहे हैं और राज्य की सर्वोच्च परीक्षा के माध्यम से उनका चयन हुआ है। तो यही सब मोटिवेशन है, और एक अच्छा मार्गदर्शन और परिश्रम आपको बहुत जल्द एक अधिकारी के रूप में परिणत कर देता है। मैं आगे चलूंगा। पिछले क्लास में हम बौद्ध धर्म में थे और हम सम्मेलन पर आकर रुक गए थे। पिछली कक्षा में मैंने कहा था कि जब भी अगली कक्षा होगी तो हम बौद्ध सम्मेलन को देखेंगे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, और उसके बाद हम जैन धर्म की शुरुआत करेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि पीटी का वेटेज 6 से 7 नंबर का है, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। खास करके मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्राचीन भारत में बात कर रहा हूँ। प्राचीन भारत में जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो 5 से 6 प्रश्न होते हैं, मैक्सिमम 7 होते हैं। तो हमें उसी तरह से देखना है, हमें उसमें बहुत पीएचडी नहीं करना है। लेकिन जब मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत ही गहराई से तथ्यों को देखना है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा योगदान मेंस की परीक्षा में पेपर 1 में है, प्रथम प्रश्न पत्र में है। तो हम एक बैलेंस बनाकर चलेंगे कि कहाँ ऊर्जा का ज़्यादा हिस्सा लगाना है और कहाँ ऊर्जा का कम हिस्सा लगाना है। और जो पैटर्न बिहार पीसीएस का है, जीएस में लगभग देश का वही पैटर्न है, समस्त परीक्षाओं का वही पैटर्न है। मॉडर्न हिस्ट्री लगभग परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। ज्योग्राफी में जब हम जाएंगे तो वहाँ भी इस तरह की रणनीति पर बात करेंगे, और पॉलिटी में भी हम इस तरह की रणनीति पर बात करेंगे। अर्थशास्त्र में भी चर्चा करेंगे कि कहाँ हमें कितनी ऊर्जा और कितना समय देना चाहिए, और एक संतुलित तैयारी कैसे हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं। हेडिंग में लिखिए सम्मेलन। सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? तो बौद्ध का सम्मेलन। सम्मेलन हम 5 कॉलम बना देंगे। हम 5 कॉलम बना देंगे। अब सम्मेलन की कड़ी में जो 5 कॉलम है उसमें क्या क्या करना है, एक बार आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप बनाएंगे। ऐसे आपके पास 5 कॉलम होगा। मुख्य बिंदु। फर्स्ट सम्मेलन। सेकंड सम्मेलन। थर्ड सम्मेलन। और फोर्थ सम्मेलन। आप इस तरह से कुछ कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में रहेगा मुख्य बिंदु, पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन, तीसरा सम्मेलन और चौथा सम्मेलन। 4 को संज्ञान में रखना है। शुरुआत करते हैं। ठीक है। मुख्य बिंदु में लिखिए स्थान।
ऐसे लाइनिंग बना देंगे, इसी तरह से लिखेंगे हम। स्थान, पहले वाले में लिखिए राजगीर। पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? राजगीर में। फर्स्ट सम्मेलन में लिखेंगे राजगीर। दूसरा कहाँ हुआ था? तीसरा कहाँ हुआ था? और चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर, इस तरह से हम लिखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है। और इसी तरह से हम अगले में भी लिखेंगे। तो हमने सबका स्थान लिख लिया है कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगीर में हुआ था। यह परीक्षा में बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे तो बहुत बार पूछे हुए प्रश्नों में से एक है। दूसरा कहाँ हुआ था? तो वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कश्मीर कुंडलवन। राजगीर, वैशाली, पटना और कश्मीर, इसको याद रखेंगे। ठीक है। अब लिखिए समय। यहां पर लिखेंगे समय। समय 483 BC। अब कुछ पूछ रहे हैं पंकज जी? हाँ, मिला तो है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर वर्ष डिपार्टमेंट में एनुअल डे मनाया जाता है और एनुअल डे में जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उन्हें यह मिलता है और मिला है। इसमें आप सबों का स्नेह है और सभी लोगों की शुभकामनाओं का ही परिणाम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। हम मुख्य बातों में आ जाते हैं। तो हम थे स्थान में। स्थान हो गया था समय में। समय में लिखिए पहले वाले में 483 BC, 483 BC। ठीक है। अब सेकंड वाले में ठीक 100 साल बाद 383 BC, 383 BC, 383 BC। उसके बाद लिखिए 250 BC। और चौथा कब हुआ था? 78 AD, 78 में। तो चौथा में लिख दीजिए 78 AD, एनो डोमिनी, ईसवी। हाँ हाँ। और देखिए कुछ तिथियां हैं, विभिन्न इतिहासकारों की दृष्टि में अलग अलग मत हैं कहीं कहीं पर, लेकिन जो सर्वमान्य मत है, जो खास करके आपके बिहार पीसीएस के प्रश्न बैंक में दिया हुआ है, हम उसे ही मानकर चलते हैं। और लगभग पूरे देश की जो सर्वमान्य मानक परीक्षाएं हैं उसमें यदि हम मानक पुस्तकों की एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। तो जब भी देखिएगा कि कभी किसी प्रश्न पर कोई क्लेम करता है कि इसके उत्तर में संशोधन की आवश्यकता है, कोर्ट में केस हो जाता है, तो फिर मानक पुस्तकों पर ही आते हैं। तो मानक वाला ही मैंने लिखवा दिया है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। यह सबसे अधिक मान्य है। मैं आगे चलूंगा। तो आपने समय भी लिख लिया। अभी पंकज जी कह रहे थे अध्यापक के विषय में। पंकज जी देखिए, अध्यापन इस संसार का सर्वोत्तम पेशा है और विभिन्न काल और खंड को यदि देखा जाए तो उसमें मैं समझता हूँ कि अध्यापक से अधिक प्रतिष्ठित कोई पेशा नहीं है। जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी थे, उन्होंने उस समय में कहा था कि मैं एक शिक्षक के रूप में मरना पसंद करूंगा। और यही बात डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने भी कही। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसा पेशा है जिसका कोई तोड़ नहीं है। और इसी पर संस्कृत में कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, विद्या के महत्व पर लिखा हुआ है कि न चौरहार्यम, न च राज्यहार्यम, न भ्रातृभाज्यम,
न च भारकारी। व्यय कृते वर्धते नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। स्वदेशे एक लाइन है कि नृपत्वम च विद्वत्वम नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो इसका जो आशय है वो ये है कि जो विद्या है, कहते हैं कि न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम, न चोर चुरा सकते हैं, न राजाओं के द्वारा इसे हरण किया जा सकता है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न भाई बांट सकते हैं न बंधु बांट सकते हैं, और न ही ये आपको भारी लगेगा। उसके बाद जो अंतिम पंक्ति है उसमें ये लिखा हुआ है कि नृपत्वम च विद्वत्वम नैव तुल्यम कदाचन। राजा की तुलना विद्वान से नहीं हो सकती, राजत्व की तुलना विद्वान से नहीं की जा सकती। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा की पूजा उसके सीमा भर है, स्वदेश में है। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, एक विद्वान संसार में सब जगह पूजनीय है। आप मेगास्थनीज को देख लीजिए, आप किसी भी विदेशी इतिहासकार को देख लीजिए, या किसी साइंटिस्ट को देख लीजिए, वो इस ग्लोब के 360 में सब जगह सम्माननीय है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि जो भारत का प्रधानमंत्री है उसका सम्मान दूसरे देश में होगा ही होगा। अलग बात है कि राजकीय सम्मान मिल जाता है लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं रहेंगे। लेकिन एक विद्वान अपनी विद्वता का जो पद है वो कभी नहीं खोता है। तो आज आप देखेंगे कि वर्तमान दौर में शिक्षक सेलिब्रिटी हैं। यह दौर आज सोशल मीडिया इस दौर में आ चुका है, और शिक्षण एक बहुत ही शानदार पेशों में से एक है। और मेरी प्रकृति पढ़ने पढ़ाने की रही है, तो निश्चित रूप से बड़ा लगाव रहता है, और उसी का परिणाम है। और मैंने पहले भी कहा कि आप सभी के स्नेह के बिना यह संभव नहीं है। तो आप सभी का मनोवर्धन उत्साहवर्धन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आगे चलूंगा, मुख्य बातों में आ जाते हैं। तो हमने समय को भी लिख लिया है। ध्यान रखेंगे 483 BC, 383, 250 और 78, इसको ध्यान रखिएगा। अब लिखिए राजा या शासक, मुख्य बिंदु में राजा या शासक, राजा या शासक। और इस कॉलम को आप एकदम रट कर रखेंगे, क्योंकि आप जिस भी बार परीक्षा देंगे इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं बल्कि देश की और जो समस्त परीक्षाएं ली जाती हैं उसमें 100% गारंटी के साथ यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें राजा में लिखिएगा पहले में अजात शत्रु। अजात शत्रु किस वंश का था? अरे, उसको हरण्यक वंश कहते हैं। बहुत सही, ठीक है। दूसरा लिखिए कालाशोक। कालाशोक यह किस वंश का था? किस वंश का था? किशुनाग वंश का। वेरी गुड। उसके बाद लिखिए अशोक। अशोक। और चौथा में कनिष्क। याद रखिएगा कनिष्क को क्या कहते हैं? उपनाम है एक, क्या है? दूसरा अशोक। वेरी गुड। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। जब हम कनिष्क में पढ़ेंगे कुषाण वंश में, तो वहां मैं इसकी चर्चा करूंगा। नेक्स्ट लिखिए अध्यक्ष। अध्यक्ष पहले में लिखिए प्रथम बौद्ध सम्मेलन में कौन थे? महाकश्यप। तो लिखिए महाकश्यप। महाकश्यप। दूसरे में सवाकामी। तो लिखिए सवाकामी सेकंड में। अशोक के समय कौन थे तीसरे में? मोगलीपुत्र तिस्य। इसको लिखिए। और चौथे में कौन थे? वसुमित्र। चौथे में थे वसुमित्र। चौथे में थे वसुमित्र।
अब जो चौथा सम्मेलन है उसमें उपाध्यक्ष भी लिख लीजिए वहीं पर, अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष। अश्वघोष। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसी चौथे सम्मेलन में बौद्ध हीनयान और महायान जैसी दो अलग अलग शाखाओं में बट गया था। इसको ध्यान रखिएगा, तो नोट में इस चीज को लिख दीजिए आगे। देखिए चौथे सम्मेलन में चौथे सम्मेलन में बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में बट गया था। हीनयान और महायान नामक दो संगठनों में बट गया था। ठीक है। अब कोई आप में से बताइए कि हीनयान और महायान की जो शाखाएं हैं उसमें बेसिक अंतर किस चीज को लेकर है? किस मान्यता को लेकर है? देखिए जो बेसिक अंतर है वो एक तरह से मूर्ति पूजा को लेकर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मूर्ति पूजा को लेकर सबसे बड़ा अंतर है आज भी। इसको लिखवा देते हैं, इसमें एक पॉइंट स्टार देकर लिख दीजिए। देखिए महायान और हीनयान शाखाओं में महायान और हीनयान शाखाओं में शाखाओं में सबसे बड़ा अंतर महायान और हीनयान शाखाओं में सबसे बड़ा अंतर सबसे बड़ा अंतर देवी देवता की पूजा को लेकर है। देवी देवता की पूजा को लेकर है। देवी देवता की पूजा को लेकर है। अब बेसिक अंतर क्या है वो समझिए, कौन क्या मानता था। जो महायान शाखा के लोग हैं, अनुयायी हैं, वह बुद्ध को देवता मानते थे, अवतार मानते थे। लेकिन जो हीनयान शाखा के अनुयायी हैं वह बुद्ध को एक क्या मानते थे? महापुरुष। वो कहते थे कि वो एक महापुरुष थे, वो ईश्वर के अवतार नहीं थे। लेकिन जो महायान वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, बुद्ध देवता थे, ईश्वर के अवतार थे, और जातक कथाओं को मानते हैं जिसमें बुद्ध के लगभग 549 जन्मों की गाथाओं का वर्णन है। इसको ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिए एक और पॉइंट। देखिए महायान महायान बुद्ध को देवता मानते हैं। महायान बुद्ध को देवता मानते हैं। देवता मानते हैं। जबकि हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। महापुरुष मानते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। अब हम चलेंगे बौद्ध साहित्य में। अब हमारा हेडिंग होगा साहित्य, लिटरेचर। साहित्य, लिटरेचर। ठीक है। यदि हम बौद्ध ग्रंथों में
बौद्ध धर्म में सबसे प्रमुख साहित्य की बात करेंगे तो वह बेहिचक क्या है? त्रिपिटक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और आपकी परीक्षा में इसी तीनों से बराबर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन तो यही आता है कि किस पिटक में किस बात की चर्चा है। उसके बाद कुछ लेखकों से जुड़े हुए प्रश्न आ जाते हैं। हम इसी सब की चर्चा बौद्ध साहित्य में करेंगे। तो पहला नंबर देकर लिखिए त्रिपिटक। त्रिपिटक। त्रिपिटक लिखिए, यह बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है। यह बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है। सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है। यह बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है। साहित्य है जो तीन भागों में बटा है। जो तीन भागों में बटा है। जो तीन भागों में बटा है। तीन भागों में बटा है। जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध की शिक्षा है। रट जाइए इसको। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा है। विनय पिटक में बुद्ध के नियम है। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ बुद्ध है। इस तीनों को आप परीक्षा के दृष्टिकोण से कंठस्थ करके रखेंगे। कहाँ कब और क्या पूछ दे इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहां से गारंटेड आता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। शिक्षा, नियम और दर्शन। ठीक है। संप्रदाय के बारे में आपने बेसिक जान लिया है कि जो महायान संप्रदाय के अनुयायी हैं वह बुद्ध को अवतार और देवता मानते हैं, जबकि जो हीनयान संप्रदाय के अनुयायी हैं वह बुद्ध को केवल एक महापुरुष मानते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जातक कथा का उल्लेख बौद्ध धर्म में है। जातक कथा का उल्लेख बौद्ध धर्म में है। जातक कथा का उल्लेख बौद्ध धर्म में है, जिसमें जिसमें बुद्ध के विभिन्न 549 जन्मों का उल्लेख है। जिसमें बुद्ध के विभिन्न 549 जन्मों का उल्लेख है। 549 जन्मों का उल्लेख है। ठीक है। एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है
बुद्ध चरितम किसने लिखा है? वेरी गुड, इसे लिखा है अश्वघोष ने। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम अश्वघोष ने लिखा है। बुद्ध चरितम अश्वघोष ने लिखा है। ठीक है, अश्वघोष ने लिखा है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से एक पॉइंट को सदैव याद रखेंगे कि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, क्योंकि उनका जो प्रकाश है, उनके ज्ञान का जो प्रकाश है, वो पूरी एशिया तक व्याप्त है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आज आज भी बुद्ध को अपने इष्ट के रूप में देखते हैं, जिसमें श्रीलंका आपके नज़दीक का एक महत्वपूर्ण देश है, चीन एक महत्वपूर्ण देश है, नेपाल में भी बुद्ध की बड़ी चर्चा है, उनकी पूजा होती है। और एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी एक बार कि एक समय की बात है जब बुद्ध श्रावस्ती में, कौशल नरेश की राजधानी श्रावस्ती में 1 वर्ष तक ठहरे थे। और उस दौरान एक अंगुलीमाल नाम का डाकू हुआ करता था, जो पहाड़ों में छिप के बैठा था। और जो राहगीर उस दिशा से गुजरते थे तो उनकी एक उंगली काटकर अपने माला में लगा लेता था, उनका सामान वगैरह भी छीन लेता होगा। तो इस तरह से उसका आतंक पूरे राज्य में व्याप्त था। और राजा प्रसेनजीत इस माने कृत्य से, राक्षस के डाकू के इस कृत्य से बड़े तंग आ चुके थे। उन्होंने बुद्ध से एक बार इसकी चर्चा की और बुद्ध ने कहा कि मैं जाता हूं। उन्होंने मना भी किया लेकिन बुद्ध चले गए। जब बुद्ध डाकू से मिलते हैं तो डाकू पहले उन्हें धमकाता है, लेकिन बुद्ध बिल्कुल भी टस से मस नहीं होते हैं। वो कहता है कि ठहर जा। बुद्ध कहते हैं कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। ये बुद्ध के शब्द थे, भाषा उस समय वही रही होगी, तो पाली रही होगी। आगे चलकर जब उस डाकू को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तब वह बुद्ध के चरणों में आ गिरता है। और उसके पीछे भी एक कथा है जो मैंने कहीं पढ़ी है कि जो अंगुलीमाल था वो वैसे ही डाकू नहीं बना था, बल्कि अपने गुरु से जब शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो एक समय की बात है, एक बार गुरुजी कहीं चले गए और अंगुलीमाल को पूरे आश्रम की जिम्मेदारी सौंप दी, मतलब गृह रक्षक बना दिया। तो एक बार जो उनकी पत्नी थी, जिनको गुरु माता कहते हैं, उन्होंने अंगुलीमाल के पास विवाह का प्रस्ताव रखा। अंगुलीमाल ने अस्वीकार कर दिया। इस पर उन्होंने क्या किया, अपने आप को वस्त्रहीन करके एक खंभे से बांध लिया। और जब गुरुजी आए तब उनसे शिकायत की, इसी अंगुलीमाल ने मेरा यह हाल कर दिया है। कुपित होकर गुरु ने श्राप दिया था कि तुम 1,000 व्यक्तियों की हत्या करने के बाद या उनकी उंगली काटकर माला में लगाने के बाद ही इस पाप से मुक्त हो पाओगे। जबकि इस पूरी घटना में अंगुलीमाल का कोई दोष नहीं था, और अंगुलीमाल एक ब्राह्मण थे, ध्यान रखिएगा, और वो गुरु आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने आए थे। इसी श्राप को उतारने के लिए उन्होंने डाकू का वेश धारण किया था। लेकिन जब बुद्ध ने उन्हें कहा कि जीवन में परिवर्तन कभी भी शुरू किया जा सकता है, तो अंगुलीमाल को पहली बार इस बात का एहसास हुआ, ये सही कह रहे हैं, और वो बुद्ध के शरणों में आ गया। बुद्धम शरणम गच्छामि का मार्ग उसने धारण कर लिया, और बाद में उनका नाम बदलकर अहिंसक रखा गया। अंगुलीमाल का जो बाद का नाम था वो अहिंसक था। और बाद में जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो बुद्ध के स्मृति में अंगुलीमाल ने स्तूप का निर्माण भी करवाया। यह इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं लिखा हुआ है। बताने का कारण यह रहा कि आपको पता चले कि लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को क्यों कहते हैं। कि भारत में तो खैर उनका था ही, डाकू को भी वो महामानव बना सकते थे। और विश्व के जिन देशों में बुद्ध ने यात्राएं की अथवा धर्मोपदेश दिया, वो आज भी बुद्ध के फॉलोअर हैं। बुद्ध वह पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने शूद्रों और महिलाओं को मंदिरों तक उत्तर वैदिक काल के बाद पहुंचाया था, जब वैदिक सभ्यता पतन के चोटी पर था। इसको ध्यान रखिएगा। और उस युग में बुद्ध न होते तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो जाती। जो शूद्र और कृषक और दास वर्ग थे, उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती। तो बुद्ध ने इन सबको उबारा भी है, इसको ध्यान रखेंगे। मैं आगे चलूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। तो
एक लाइन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा? ये कौन बताएंगे? वेरी गुड, एडविन अर्नोल्ड ने कहा। एक लाइन लिख दीजिए कहीं पर, लिखिए एडविन अर्नोल्ड ने एडविन अर्नोल्ड ने बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, हिंदी में एशिया का प्रकाश कहा। एडविन अर्नोल्ड ने बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा। लाइट ऑफ एशिया कहा। लाइट ऑफ एशिया कहा। ठीक है। अब हम बौद्ध धर्म की कड़ी में दो चार बूस्टर फैक्ट्स को भी लिख लेते हैं फिलहाल। फिर हम जैन धर्म की शुरुआत करेंगे, और जब चैप्टर की समाप्ति करेंगे तो पूरे अध्याय का जो सार हो सकता है उसको देखते हुए जो बातें छूट गई होंगी उसको बूस्टर फैक्ट्स में फिर से लिख लेंगे। हेडिंग में लिखिए बूस्टर फैक्ट्स। बूस्टर फैक्ट्स। ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई का नाम, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई का नाम, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो किस दिन को हुई थी, किस तिथि को हुई थी? वेरी गुड, वैशाख पूर्णिमा। वेरी गुड, वैशाख पूर्णिमा को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए, बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ठीक है। कई बार देखिएगा कि एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि दिए गए चार विकल्पों में से बताइए, या जो भी विकल्प होते हैं, इनमें से कौन सा एक शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, अथवा कौन सा एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आप पांच छह शासकों के नाम लिख लीजिए जो आपकी काफी मदद करेगा। देखिए अगला पॉइंट, देखिए बौद्ध धर्म का अनुयायी अनुयायी बिंबिसार बिंबिसार अजात शत्रु अजात शत्रु कालाशोक कालाशोक अशोक अशोक कनिष्क कनिष्क और हर्षवर्धन था। और हर्षवर्धन था। ठीक है। इतने शासक को यदि आप याद रख लेते हैं, आप परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार रहेंगे।
और जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सही उत्तर दे पाने की स्थिति में होंगे। अब एक बात और भी ध्यान रखना है कि अशोक ही वह शासक थे जिनके समय में बौद्ध धर्म विश्व धर्म बना, वर्ल्ड लेवल पर बुद्धिज्म का फैलाव हुआ था। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के समय, अशोक के समय, अशोक के समय बौद्ध धर्म विश्व धर्म बना। बौद्ध धर्म विश्व धर्म बना। ठीक है। एक और पॉइंट हम ऐड कर देते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे कि यदि किसी मनुष्य की पहली बार मूर्ति बनाकर पूजा हुई तो वह गौतम बुद्ध थे। मनुष्य की मैं बात कर रहा हूं। अब विष्णु शंकर इत्यादि मनुष्य के करी में नहीं आते हैं। यदि किसी मानव की पहली बार पूजा हुई मूर्ति बनाकर तो वह बुद्ध थे। बुद्ध की जो अधिकांश मूर्तियां हैं वह गांधार शैली में है, लेकिन जो सबसे पहली मूर्ति थी बुद्ध की वह मथुरा शैली में है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, मानव के रूप में, मानव के रूप में मूर्ति बनाकर, मानव के रूप में मूर्ति बनाकर, मूर्ति बनाकर सबसे पहले बुद्ध की पूजा की गई। मानव के रूप में मूर्ति बनाकर सबसे पहले बुद्ध की पूजा की गई। सबसे पहले बुद्ध की पूजा की गई। ठीक है। अगला पॉइंट, देखिए बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां, बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां गांधार शैली में है। बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां गांधार शैली में है। गांधार शैली में है। जबकि जबकि बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में है। बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में है। ठीक है। अब हेडिंग बनाकर लिखिए जैन धर्म। जैन धर्म। अब जैन धर्म के विषय में कुछ बातें जो मैं उल्लेखित करना चाहूंगा। विभिन्न सोर्सेस का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ऋषभदेव। तो कहते हैं कि ऋषभदेव की जो ऊंचाई थी वह 1500 मीटर थी। 40,000, कोई 50,000, माने जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के वो जीवित रहे। तो ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है। और हिस्ट्री में जो लिखा है इसके कोई माने पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं इसके। ठीक है, कि कितने साल जीवित रहे, बट उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 40,000 साल, 46,000 साल। तो आप इसके विषय में बस तीर्थंकर का नाम ध्यान रख लीजिए। और 6ठी सदी ईसा पूर्व में महावीर को सदैव याद रखना है। महावीर को नहीं भूलना है। और जो बीच बीच में जैसे एक है, एक महिला तीर्थंकर भी थी, उनका क्या नाम है? मल्लीनाथ है। उनका भी नाम याद रख लीजिए। तो जो मुख्य बातें हैं उसको संज्ञान में रख लेंगे।
शेष जो जैन के धर्म ग्रंथ में लिखा है वो वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता बहुत अधिक नहीं पड़ेगी। लेकिन जो मुख्य बातें हैं, मुख्य ग्रंथ है, जो दर्शन है, फिलॉसफी है, जो साहित्य है, और जो उनके विचारधाराओं के साथ जो उनका अलगाव हुआ बाद में, श्वेतांबर और दिगंबर, उन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को हम याद रखेंगे, क्योंकि वो आज भी जीवित धर्मों में से एक है। भले ही जैन की आबादी बहुत कम है, लेकिन आज भी धर्म तो है ही, कहीं न कहीं जीवित अवस्था में है। और 6ठी सदी ईसा पूर्व में महाजनपदों के उदय के काल में इन दोनों धर्मों की भूमिका को देखते हुए आप प्राचीन भारत के इतिहास में उसको जरूर ध्यान रखेंगे। तो जैन धर्म में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहला बिंदु लिखिए, समय अवधि के दृष्टिकोण से, समय अवधि के दृष्टिकोण से, समय अवधि के दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण से जैन धर्म, समय अवधि के दृष्टिकोण से जैन धर्म बौद्ध से अधिक पुराना है, बौद्ध से अधिक पुराना है, अधिक पुराना है, अधिक पुराना है। लिखिए, संस्थापक ऋषभदेव, संस्थापक ऋषभदेव, ऋषभदेव। ठीक है, आगे चलते हैं। चिन्ह में लिख लीजिएगा बैल। जैन धर्म के जो भी तीर्थंकर हैं उनका एक सिंबल होता है, चिन्ह होता है। तो महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के चिन्ह को आप सदैव ध्यान में रखेंगे। तो ऋषभ देव का चिन्ह था बैल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जैन धर्म में, जैन धर्म में, जैन धर्म में तीर्थंकर या अवतार की परंपरा रही है। जैन धर्म में तीर्थंकर या अवतार की परंपरा रही है, परंपरा रही है। तीर्थंकर या अवतार की परंपरा रही है, जिसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, अब हम दो चार मुख्य के नाम जरूर लिख लेंगे, जैसे मल्लीनाथ का नाम लिख लेंगे, पार्श्वनाथ का भी नाम लिख सकते हैं, उसके बीच में नेमिनाथ, जिसको अरिष्ट नेमि के नाम से भी जानते हैं, उनका भी नाम लिख सकते हैं। अंत में महावीर या वर्धमान का नाम लिखेंगे। तो नीचे लिखिए स्टार देकर, अन्य महत्वपूर्ण तीर्थंकर निम्नलिखित हैं। अन्य महत्वपूर्ण तीर्थंकर निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं।
मल्लीनाथ जो 19वें नंबर के तीर्थंकर थे और एकमात्र महिला तीर्थंकर है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इनका चिन्ह था कलश। कलश। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ परीक्षाओं में मल्लीनाथ को पुरुष माना गया है कि वो पुरुष थे, लेकिन अधिकांश सोर्सेज में मल्लीनाथ को महिला के रूप में दिखाया गया है। तो चूंकि कोई बहुत पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन जो प्रमाण मिले हैं उसमें इन्हें महिला के रूप में चिन्हित किया गया है और बीपीएससी ने महिला माना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मल्लीनाथ एकमात्र महिला जैन तीर्थंकर थी, 19वें नंबर की तीर्थंकर थी और इनका चिन्ह कलश था, इसको ध्यान रखेंगे। उसके नीचे लिखिए धर्मनाथ। धर्मनाथ। धर्मनाथ यह 15वें नंबर के थे। ठीक है। धर्मनाथ 15वें नंबर के थे और इनका चिन्ह क्या था? वज्रदंड। धर्मनाथ 15वें नंबर के थे, इनका सिंबल था वज्रदंड। वज्रदंड। ठीक है। नेक्स्ट, अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी, इनका नाम था दूसरा नेमिनाथ। नेमिनाथ या भगवान नेमिनाथ भी कहते हैं इन्हें, ध्यान रखिएगा। 22वां, 22nd। चिन्ह में लिखिए शंख। चिन्ह में शंख। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये 23वें नंबर के थे। पार्श्वनाथ 23rd। चिन्ह में लिखिए सर्प, स्नेक। सर्प। स्नेक इंग्लिश में। जहां पर आपने पार्श्वनाथ लिखा है वहीं नीचे में इंगित कर देंगे, लिख देंगे कि इन्होंने 4 महाव्रत दिया था। इन्होंने 4 महाव्रत दिया था। 4 महाव्रत दिया था। ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना और अपरिग्रह का अर्थ होता है, परिग्रह माने स्त्री, स्त्री को स्वीकार नहीं करना, विवाह नहीं करना, जिसको आगे चलकर महावीर ने ब्रह्मचर्य के रूप में कन्वर्ट कर दिया, सीधे सीधे ब्रह्मचर्य पर ही जोड़ दिया। इसको भी ध्यान रखेंगे।
नोट डाउन कर लीजिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय को औचौरी भी कहते हैं, चोरी नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए महावीर, 24वां और अंतिम। महावीर, इनका दूसरा नाम वर्धमान भी है। वर्धमान, 24वां और अंतिम। इनका चिन्ह क्या था? सिंह था। ठीक है। चिन्ह में लिखिए सिंह, लॉयन। ठीक है। ध्यान रखेंगे कि 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दे दिए थे। 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने ऐड किया। इसको भी ध्यान रखेंगे। स्टार देकर अगला पॉइंट लिखिए। देखिए पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिया था। पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिया था। 4 व्रत दिया था। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, देखिए 24वें और अंतिम तीर्थंकर, 24वें और अंतिम तीर्थंकर, 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर ने, महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है। ब्रह्मचर्य जोड़ा। अब एक अगले पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। वैसे तो मैंने कह ही दिया है कि जो जैन धर्म का इतिहास है उसमें एक एक जैन तीर्थंकर की आयु 50-50 हजार सालों में दिखाई गई है और उनकी हाइट 1500-1500 मीटर दिखाई गई है। लेकिन जब हम वैदिक साहित्यों की चर्चा करेंगे तो ऋषभ देव, जो जैन के सबसे पहले तीर्थंकर थे, संस्थापक थे, और बीच में जो आपने लिखा है अरिष्ट नेमि, जिनको नेमीनाथ कहते हैं, इन दोनों की चर्चा हमें ऋग्वेद में भी मिलती है। इस पॉइंट को लिख लीजिए। देखिए अति महत्वपूर्ण है कि हाँ वहां भी मिलती है, वहां भी ऋषभ देव की चर्चा मिलती है। तो चर्चा तो बहुत जगह मिलती है, लेकिन वही है कि आयु और हाइट के विषय में मतभेद है। तो लिख लीजिए अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि की चर्चा, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि की चर्चा, अरिष्ट नेमि माने नेमिनाथ की चर्चा ऋग्वेद में
मिलती है। ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में मिलती है। आगे चलते हैं। और मैंने पूर्व में भी लिखवा दिया था कि रामायण और महाभारत भी क्या हैं, वैदिक ग्रंथ ही हैं, उसी के हिस्से हैं। उसको भी ध्यान रखिएगा, सब जुड़े हुए हैं। अब हमें जैन में जो पढ़ना है वह मूल रूप से महावीर के विषय में अध्ययन करना है। महावीर के जन्म के विषय में, महावीर के मुख्य कृत्य के विषय में, उसके बाद उनकी मृत्यु के विषय में, और बीच में जो कुछ और घटनाएं हो सकती हैं। तो हेडिंग में लिखिए, देखिए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। जन्म 540 बीसी। जन्म 540 बीसी। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली। ये बिहार में है, ध्यान रखिएगा। कुंडग्राम, वैशाली। जन्म 540 बीसी। कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम, वैशाली। नीचे लिखिए माता, तीर का चिन्ह। कौन थी? त्रिशला। माता त्रिशला। त्रिशला। पिता सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। पत्नी यशोदा। यशोदा। पुत्री। पुत्री। पुत्री का नाम था अनुजा। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। अनुजा, ब्रैकेट में प्रियदर्शना। नीचे लिखिए दामाद जमाली। दामाद जमाली। दामाद जमाली। कोई अभ्यर्थी उत्तर देंगे कि बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था और कितने साल की तपस्या की? 7 साल। यदि कहीं परीक्षा में 6.5 साल रहे तो वह भी सही उत्तर होगा, क्योंकि बुद्ध ने 6.5 साल तपस्या की, लेकिन वो चूंकि राउंड फिगर में 7.5, उसको 7 साल ही मानी 6.5 साल को। उसी तरह से जो महावीर स्वामी हैं, इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 साल की उम्र में गृह त्याग किया, घर छोड़ा और 12 वर्ष की तपस्या की। इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए महावीर ने
महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा से अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया गृह त्याग किया गृह त्याग किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 42 वर्ष की आयु में 42 ईयर्स 42 वर्ष की आयु में जुम्भी ग्राम में जुम्भी ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर रिजुपालिका नदी के तट पर रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे साल के वृक्ष के नीचे साल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कोई अभ्यर्थी बताएंगे कि महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर ने कौन बताएंगे? लिख लीजिए, विपुलांचल की पहाड़ी, विपुलांचल। ठीक है, किसको दिया था? लिख लीजिए, किसको दिया था? टोटल 11 लोग थे उसमें। ठीक है, टोटल 11 लोग थे, एक राजा भी थे उसमें। लिख लीजिए, देखिए, महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराकर नदी के किनारे वाराकर नदी के किनारे महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराकर नदी के किनारे किनारे विपुलांचल की पहाड़ी पर विपुलांचल की पहाड़ी पर पहाड़ी पर पहाड़ी पर 11 शिष्यों को उपदेश दिया 11 शिष्यों को उपदेश दिया
जिन्हें जिन्हें गंधर्व कहा जाता है, जिन्हें गंधर्व कहा जाता है। ठीक है। अब यह उपदेश किस भाषा में दिए गए थे, ये कौन बताएंगे? यह उपदेश दिया गया था, किसमें दिया गया था? वेरी गुड। यह उपदेश अर्धमगधी, जिसको मागधी भी कहते हैं, भाषा में दिया गया था। यह उपदेश अर्धमगधी भाषा में दिया गया था। तो लिख लीजिए, अर्धमगधी भाषा में दिया गया था। वही है जहां के महावीर थे। ठीक है, आगे चलेंगे। वही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए, महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद जिसके बाद जिसके बाद उन्हें कैवल्य कॉमा कैवलिन, कैवलिन लहर्जी करना, कैवलिन जीन जीन निर्ग्रंथ और अरहत कहा गया। और अरहत कहा गया। अरहत कहा गया। देखिए, कैवल्य का मतलब होता है निर्ग्रंथ हो जाना। ठीक है, निर्ग्रंथ हो जाना मतलब निराकार, ध्यान रखिएगा। कैवल्य का मतलब जिसको हम वैदिक साहित्य में मोक्ष कहते हैं, कैवल्य प्राप्त हो जाना। ठीक है, मोक्ष समझ रहे हैं ना, सांसारिक चीजों से विलग ईश्वरत्व की प्राप्ति। वैसे महावीर के विषय में और भी बहुत सारे कथानक हैं। कहते हैं कि इंद्र ने, इस पहाड़ी की भी आपने चर्चा की है, विपुलांचल की पहाड़ी, तो राजगृह नगर के 5 पहाड़ियों में से यह तीसरे नंबर की पहाड़ी थी। और कहते हैं कि इंद्र ने आकर प्रथम उपदेश महावीर को दिया था। वो हो सकता है कि वो सही भी हो, दिया भी हो। आजकल देवताओं के पास इतना समय नहीं है, पहले समय रहता होगा, हो सकता है। आजकल सब व्यस्त है। ठीक है, लेकिन पहले इतनी व्यस्तता नहीं थी। तो पहले देवता भी मनुष्यों से मिलने के लिए आया करते थे, लेकिन अब नहीं आते हैं। पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो मुख्य बातें आपने जैन में लिख ली हैं। अब हेडिंग बनाकर लिखिए, साहित्य एवं दर्शन। साहित्य एवं दर्शन। और कॉपी के शीर्ष पर एक लाइन लिख देंगे, सबसे ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखिए, 468 BC में, 468 BC में, बीसी में 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में
राजगीर के निकट, राजगीर के निकट पावापुरी में, पावापुरी में, पावापुरी में महावीर की मृत्यु हो गई। महावीर की मृत्यु हो गई। इसको ऊपर में इसलिए लिखवा दिया है क्योंकि बहुत अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। और आप में से कोई अभ्यर्थी बताएंगे कि यह किस गणराज्य में पड़ता है? मल्ल गणराज्य में। ध्यान रखिएगा कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। और संयोग से दोनों एक ही गणराज्य में हैं, पावा और कुशी। इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चुंद के द्वारा विष मिलाए हुए भोजन को अर्पित करने से बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखेंगे। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल किया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई थी, 483 बीसी में। दूसरी बौद्ध संगीति डैश के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? कालाशोक, 383 बीसी में। तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? चौथा, चौथा। और पांचवा कहाँ हुआ था? देखिए, पांचवें के विषय में लिखा हुआ है कहीं कहीं पर कि म्यांमार में हुआ था, ये भी मान्यता है, मलय खंड में। देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने छोड़ दिया है, 4 तक याद कर लीजिए, 4 तक ही पूछा जाएगा। और शेष जो बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध के दर्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो बुद्ध की शिक्षा किस में है, किस पिटक में है? और विनय पिटक में क्या है? और दर्शन किस में है? अभिधम्म पिटक में है। जब हम जैन को, जैन के साहित्य को देख लेंगे, उसके बाद बूस्टर फैक्ट्स में इस पुस्तक के लेखक कौन है, सुत्त पिटक किसने लिखा, विनय पिटक किसने लिखा, विधम्म किसने लिखा, जैन ग्रंथों में कुछ किताबें, अशुघोष की रचनाएं, तो ये सब जो मुख्य बिंदु रहेंगे उन्हें हम बूस्टर फैक्ट्स में लिख लेंगे, ताकि आपका ध्यान वहाँ फोकसित रहेगा, आप विशेष फोकस रखेंगे। और अपने कॉपी को रिवीजन देते रहिए, लगातार उसको रिवाइज करते रहिए। तैयारी यदि आप 1 साल तक, 1.25 साल तक बना कर रख लेते हैं, और साथ साथ मेंस के प्रैक्टिस सीरीज को देखते रहते हैं, मैंने आज ऐसे भेज भी दिया है, मैं भेजता रहूँगा। मेंस में देखिए कि जो उत्तर मैं आपको देता हूँ किस तरह से लिखे जाते हैं, उसमें अपने शब्द को किस तरह से, वोकैब को बिल्ड करना है, बेहतर तत्सम के शब्दों का प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, इन सब पर थोड़ा प्रैक्टिस बनाए रखिए। आने वाले समय में आपका भविष्य बड़ा ही बेहतर होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की तैयारी, जिस अभ्यर्थी की तैयारी लंबे समय की होती है, और जिनके पास सबसे अधिक धैर्य होता है, वो सबसे अधिक सफल होते हैं। छोटी जी, आपका हैंड रेज है, शायद कुछ पूछना चाह रहे हो, पूछिए। और देखिए, जहाँ तक हैंड राइटिंग की बात है, तो मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि जिस अभ्यर्थी की हैंड राइटिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, भले ही कंटेंट में थोड़ी सी कम ताकत होगी, लेकिन हैंड राइटिंग यदि बढ़िया होगी, तो 100% संभावना है कि उस व्यक्ति का सिलेक्शन सबसे पहले होगा। इसके पीछे एक मनोविज्ञान कार्य करता है। जब आपने पूछ लिया तो मैं इसकी विवेचना कर देता हूँ। वैसे जब मैं मेंस की कक्षा लेता तो मैं निश्चित रूप से इसकी विवेचना करता। सिविल सेवा की परीक्षा हो, चाहे 10वीं 12वीं की परीक्षा हो, अथवा स्नातक परास्नातक की परीक्षा हो, एज ए एग्जामिनर जब हम बैठते हैं, मैं कई बार बैठ चुका हूँ, तो अपने अनुभव से आपको बता भी सकता हूँ कि जो एक परीक्षक के, एग्जामिनर के मन में चल रहा होता है, उस मनोदशा को आपको बता भी सकता हूँ। मान के चलते हैं कि यदि 10 बजे दिन से कॉपी की चेकिंग की शुरुआत होती है और संध्या के 4 बजे तक होगी, तो हर एक परीक्षक के पास कॉपियों का एक बंडल होता है। और है तो मनुष्य ही, अवतार तो है नहीं, है तो मनुष्य ही। और हर मनुष्य के पास अपनी कुछ कमियां और कुछ खूबियां होती है। तो जब वो जाते हैं तो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो मार्किंग किस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 37 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 37 नंबर का एक प्रश्न है, मान लेते हैं। तो यदि सुबह में 10 बज रहे हैं,
10 AM का समय है। ऑब्वियसली घर से वो भोजन करके चले हैं, नाश्ता करके चले हैं, ब्रेकफास्ट लेकर चले हैं, पहली ऊर्जा में कॉपी को देख रहे हैं। तो जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कॉपी आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि उसे वो गहराई से पढ़ेंगे, चाहेंगे कि मेरा ध्यान खींच ले। और उस 5-7 कॉपियों में यदि किसी कॉपी ने उनका ध्यान खींच लिया, हैंडराइटिंग अच्छी है, वेरी गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं उसमें, डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को दिखाया गया है और टू द पॉइंट लिखा गया है, हर एक प्रश्न में बेहतर नंबर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 37 है तो उसमें 22 नंबर लेकर 28 के बीच कुछ नंबर दे देंगे, 25 दे देंगे, 27 दे देंगे, ठीक है, ऐसे मार्किंग कर देंगे उसमें। लेकिन जब वो 5-7 कॉपियों को चेक कर लेंगे तो आपको लगता है कि कॉपी पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद वो इस पर उतर जाते हैं कि यदि आप में दम है तो हमसे पढ़वा लीजिए। और दम होने का सीधा मतलब है कि यदि आपकी हैंडराइटिंग इतनी आकर्षक है कि वो देखने की इच्छा करे, उनकी स्वतः स्फूर्त इच्छा जो होती है वो देखने की करे, तो जाके पढ़ेंगे, अन्यथा वो एवरेज मार्किंग कर देंगे। बहुत बेसिक सी बात है, ये होता ही है ऐसा। जब तक आप कुछ विशेष उसमें पुट नहीं करेंगे तब तक वो आपकी कॉपी को ठीक से पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने 5-7 कॉपियों को पढ़ लिया है और वही प्रश्न सभी कॉपियों में उत्तरित है, उन्हीं प्रश्नों का उनको मूल्यांकन करना है। तो फिर एक आइडिया लगा लेते हैं कि इस तरह से लिखेंगे तो 22, इस तरह से लिखेंगे तो 20, और वो एक एवरेज होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ जो शुरू की 5-7 कॉपियों को उन्होंने पढ़ा, इसे भाग्य कहते हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। भाग्य जिसके पक्ष में होता है, एक लॉटरी है, एक प्रायिकता का सिद्धांत लगा के देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी की बात है, जिसका आ गया उसका आ गया। तो ऐसे 5-7 लोगों को ज़्यादा नंबर मिल जाता है। लेकिन यदि आपकी हैंड राइटिंग बेहतर है, सुंदर है, इस बात की गारंटी है कि वो कॉपी मध्य में हो, वह कॉपी आरंभ में हो, अथवा वह कॉपी अंत में हो, उस कॉपी में नंबर गारंटी के साथ अच्छे मिलेंगे। यदि मुझसे कोई पूछे कि ज्ञान, प्रेजेंटेशन, तथ्य और हैंडराइटिंग इत्यादि में 1 नंबर पर हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन, 2 नंबर पर ज्ञान और तथ्य, इसको मैं रखता हूँ। और ऐसे बहुत उदाहरण है कि बेहतर से बेहतरीन अभ्यर्थी शामिल हुए लेकिन उनके एवरेज मार्किंग हुई, वो एसडीएम नहीं बन सके, वो बीडीओ बन गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीडीओ बन गए उनमें प्रतिभा की कमी थी। हो सकता है कि जिस कैंडिडेट ने एसडीएम का पद धारण किया हो आगे चलकर उस व्यक्ति से उस बीडीओ की क्षमता बहुत अधिक हो, लेकिन दुर्भाग्यवश चूंकि हैंड राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि रातों रात बढ़िया नहीं हो सकता है। आपने जो दशक से, 1.5 दशक से प्रैक्टिस किया है, उसमें कोई बड़ा ही, बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं हो जाएगा या परिवर्तन नहीं हो जाएगा, संशोधन नहीं हो जाएगा, उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ ट्रिक हैं इसके, क्लास लेंगे तो और बताएंगे कि जैसे यदि किन्हीं की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ स्पीड में हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आप धीमे धीमे नहीं लिख सकते। आप देखिएगा कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा होती है अथवा जो स्नातक की परीक्षा या इस समकक्ष जो परीक्षा होती है, सेम समझ लीजिए, अंत में छूटने छूटने को होता है, लगता है कि क्वेश्चन छूट जाएगा, तो बहुत तेजी से लिखना पड़ता है। और जब तेजी से लिखते हैं तो हैंड राइटिंग का खराब होना तो लाजिमी है। और वहाँ बेंच डेस्क की सुविधा भी कैसी होती है आपको ज्ञात है कि बिहार जैसे राज्य में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की घोर कमी है, और इस कमी के बीच हिलता हुआ बेंच, ठीक है, हिलता हुआ डेस्क, आप देख लीजिए क्या स्थिति है। भाग्य से कई बार ऐसा होता है कि बड़ा ही स्टेबल मिल जाता है बेंच डेस्क, अच्छे सेंटर मिल जाते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। तो आपको उस हिलते हुए बेंच में अपनी हैंड राइटिंग को संभाल कर लिखना होता है। यह एक्सपीरियंस है मेरा अपना। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका बहुत महत्व है, 1 नंबर पर हैंड राइटिंग, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। और यही बात साक्षात्कार में होती है। साक्षात्कार में जिनकी पर्सनैलिटी पहले से ग्रूम्ड है, जो शहर और गांव के वातावरण को देख चुके हैं, अपने बेसिक पाठ्य पुस्तक के साथ साहित्य को देख चुके हैं, कविताओं को पढ़ते हैं, जिनमें किसी चीज़ को कविता या श्लोक में प्रकट करने की क्षमता है, इंग्लिश और हिंदी में प्रकट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है टॉप कर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में सामने वाले को अभिभूत कर देंगे। और एक बार कहते हैं कि अभिभूत हो गए तो उसके बाद तो फिर वो कुछ नहीं पूछते, धन्यवाद कहते हुए कहते कि बहुत बढ़िया रहा आपका, समाप्त हो गया, जाइए। उन्हें और कुछ पूछना ही नहीं है। कुल मिलाकर मामला है प्रसन्न करने का मामला है। यदि आपने अपनी बातों से उन्हें ये कर लिया, मतलब अपने पक्ष में मोड़ लिया, तो समझिए कि फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सारा का सारा मामला कम्युनिकेशन स्किल का मामला है। यही सब है जो एक अधिकारी को अधिकारी बनाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा की मैं समाप्ति की घोषणा करता हूँ।
कल से जब हम स्टैटिक को पढ़ेंगे, कल रविवार है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद रखिए कल भी क्लास होगी। यदि कोई मुझे विशेष परिस्थिति में कहीं नहीं जाना पड़ा तो सूचना दे देंगे उसकी, लेकिन कल भी मैं क्लास लेने की इच्छुक हूँ। तो कल स्टैटिक के साथ साथ हम फिर करंट के भी 10 बिंदुओं को देखेंगे, जैन के साहित्य को भी देखेंगे। और बजट मैंने पढ़ा दिया है। बिहार में आपने 2023 और 24 के बजट का अध्ययन कर लिया है, और केंद्र के 2024 के बजट को आपने देख लिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी ध्यान रखिएगा। आज एक गैजेट आया है भारत सरकार का, मैं आपको भेज देता हूँ। यूपीएस पर वह गैजेट आया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा कि वह गैजेट क्या कहता है। एक बार गो थ्रू हो जाएंगे उससे। जो पीआईबी की न्यूज़ है, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसको भी जरूर देखिएगा। अखबार तो निश्चित रूप से पढ़िए, क्योंकि करंट के 30-35 क्वेश्चन आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं। स्टैटिक धोखा भी दे दे कभी गलती से, कभी नहीं देगा। लेकिन यदि कभी ऐसा हुआ कि 5 प्रश्न कम बने, 7 प्रश्न कम बने, तो करंट आपका बेड़ा पार लगा सकता है। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भी आप काम कीजिए, ताकि जो 10 प्रश्न पीटी में आते हैं वो 10 के 10 आपके सही हो जाएं। उसकी मैं क्लास लूंगा। अभी मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, वरना एक समय में मैं चारों विषयों की कक्षाएं लेता था, और मेरे पास सभी तथ्य संकलित हैं, किसी भी तथ्य की कमी नहीं है। और जैसे ही समय मिलता है तो मैं गणित के क्षेत्र में भी काम करूंगा आपके साथ, और वहाँ भी जो आपकी समस्याएं होंगी उसको हम रीजनिंग में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है? आज की कक्षा को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, फिर कल हम लोग 7:20 में प्रेजेंट हो जाएंगे। सभी को शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।